एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया यूनिट जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से लगभग 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। बीट कुछ टैबुलर फॉर्म में न्यूमेरिकल्स होते हैं या आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एक एंटायर यूनिट से, नॉट जस्ट द सब पार्ट, पूरे के पूरा जो यूनिट है प्रोडक्शन जो है जिसमें कॉस्ट भी आता है और आगे एक और सब यूनिट भी है, इसमें से 18 मार्क्स का जो है आपको आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो प्रोडक्शन और फंक्शन, तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन से आई एम श्योर आप सबके दिमाग में इंडस्ट्रीज आई होंगी, राइट? एग्जैक्टली, इंडस्ट्रीज एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोडक्शन होती है। अच्छा, प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स का हो, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी होता है। लेकिन प्रोडक्शन होता क्या है? तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनपुट्स की आउटपुट्स में। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर वाला इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट हो गया इन द फॉर्म ऑफ मे बी रॉ मटेरियल, ठीक है, मशीनरी होगी, लेबर हो गया, ये हमारे क्या है? इनपुट से। और आउटपुट हमारी क्या आ गई? जो हमारा फाइनल गुड हमने प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग ऑल दीज इनपुट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है हमारे इनपुट्स की आउटपुट्स में, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन कहते हैं। तो वहीं प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन तो हमने समझ लिया कि ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सिंपली इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये हमें इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या इनपुट्स लगा के, किस रेशियो में, किस क्वांटिटी में इनपुट लगा के हमें कितनी क्वांटिटी की आउटपुट या किस क्वालिटी की आउटपुट जो है वो मिलेगी। तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो हमें कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। देयरफॉर प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन input and output. It tells us how much output can be produced with the given number of inputs within a particular period of time. तो याद रखिए यहाँ पे मैंने तीन चीजें जो है उन पे जोर दिया है। एक कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये हमें क्या बताता है कि कितनी आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो सकती है विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। जितनी हमारे पास इनपुट है उतनी ही इनपुट में कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती है विद गिवन इनपुट। लेकिन ये जो गिवन इनपुट जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, इसका रिलेशन जब हम प्रोडक्शन फंक्शन में देखते हैं तो ये विद इन अ टाइम पीरियड होता है, विद इन अ टाइम पीरियड। Therefore, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये बेसिकली सिंपली हमारा एक रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो हमें ये बताता है कि कितनी हमें इनपुट जरूरत है टू गेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें जो भी इनपुट्स हम देते हैं, ठीक है, या कंसिडर करते हैं इनपुट्स, वो ऑलवेज क्या होती है? एफिशिएंट लेवल जो होती है उनकी इनपुट्स की होती है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन में क्या एम करते हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट जो है अपनी अचीव कर ले, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर ले विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, ठीक है। तो एक और चीज जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद गिवन इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एफिशिएंट इनपुट चाहिए होगा, राइट? इसलिए क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी इनपुट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट होंगे तभी तो वो हमें मैक्सिमम
आउटपुट दे पाएंगे। तो ये थी बात प्रोडक्शन फंक्शन की। अब प्रोडक्शन फंक्शन को जो है हम डिनोट किस तरीके से करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन डिनोट किया जाता है Q से। तो Q इज द फैक्टर ऑफ I1, I2, I3, IN तक रख लेते हैं हम, मतलब n नंबर ऑफ इनपुट्स का जो रिलेशन है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो किसका फैक्टर है, वो फैक्टर है I1, I2, I3, ये सारे क्या है, इनपुट्स है। अब टू मेक इट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, इन सब इनपुट्स में से सिर्फ हम दो मेन इनपुट्स को जो है कंसीडर करके चलेंगे। तो जब हम उनको कंसीडर करके चलेंगे तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बन जाएगा Q is the factor of KL, where K is equal to capital and L is labor। ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को मिलेगा। अब जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ये दो टाइप्स का होता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी जो होती है उसको हम दो ही रेंजेस में देखते हैं, एक शॉर्ट रेंज में देखते हैं और लॉन्ग रेंज में भी देखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शॉर्ट रन में भी होता है और लॉन्ग रन में भी होता है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट मतलब छोटा और लॉन्ग मतलब ऑब्वियसली बड़ा। उसी तरीके से शॉर्ट रन में प्रोडक्शन होगी मतलब थोड़े ही टाइम में जो प्रोडक्शन होती है। तो थोड़े टाइम में प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन हैज सम वेरिएबल फैक्टर्स एंड सम फिक्स्ड फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं और कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो विद टाइम क्या होते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर आज है तो कल और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं या हम उनको डिक्रीज भी कर सकते हैं, मे बी विद इन आवर्स हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं, वो इनपुट्स होती हैं हमारी जिनको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वहीं पे फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट जो वेरिएबल फैक्टर है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, लेबर आप चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में भी। वही फिक्स्ड फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आपको अगर एक इंडस्ट्री के लिए नया प्लांट सेटअप करना है, ठीक है, या आपको फुल बिल्डिंग बनानी है, कुछ एक्सपेंसिव मशीनरी लेनी है, आपको एक्सपेंसिव मशीन्स लेनी है आपको, तो ये सब चीजें जो है शॉर्ट रन में नहीं मिल सकती है। इसलिए जो शॉर्ट रन में हमारे पास इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वी हैव सम वेरिएबल फैक्टर्स एंड सम फिक्स्ड फैक्टर्स और इनपुट्स। वहीं पे लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें पता है कि हम ज्यादा टाइम है हमारे पास, 2-3 साल में हम नई बिल्डिंग बना सकते हैं, नया प्लांट भी सेटअप कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन इन लॉन्ग रन विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल एड्स हम ले सकते हैं, हम बैंक्स की हेल्प ले सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। हमने जो विद टाइम प्रॉफिट कमाया है थ्रू उसके हम जो है अपने जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम शुरू कर सकते हैं और उनको जो है अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में दैट इज नॉट अचीवेबल। इसलिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो हमने ये प्रोडक्शन फंक्शन लिया है ये हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन। वहीं अगर हमें शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन देखकर जो है देखना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल को हम कांस्टेंट कर देंगे के बार। तो ये जो बार है इट रिप्रेजेंट्स दैट कैपिटल इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। हम कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं। कैपिटल में अगेन आपको अगर नया प्लांट बनाना है, मशीन से आपकी ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, कैपिटल में आ जाएंगी। तो उसी तरीके से शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल को हम एज्यूम करते हैं कि कैपिटल इज कांस्टेंट।
प्रोडक्शन फंक्शन तो हमने जो है पढ़ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट्स जो है हम पढ़ लेते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यानी कि सारे के सारे इनपुट्स को यूज करके आपको टोटल प्रोडक्ट कितना मिला है, राइट? अगर आपके पास 10 यूनिट्स ऑफ लेबर थी, 2 मशीन प्लांट्स थे आपके पास, तो उससे आपकी आउटपुट जो है कितनी प्रोड्यूस हुई है इससे, ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट। Total product is the total quantity of goods produced by a firm with the given inputs during a specified period of time. Again यहाँ पे भी हमें क्या जो है ध्यान में बात रखनी है कि it is within a specified period of time. तो एक specified period of time में with given inputs जितना total output produce हुआ है वो क्या होता है, हमारा total product, या फिर जिसको हम TP कहते हैं, ठीक है? इसका जो है हम ग्राफ देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट जो है ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम ले लेंगे से लेबर जो कि हमारा इनपुट है, और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल प्रोडक्ट एक्स एक्सिस। जब हमने अपना इनपुट यानी कि लेबर 0 लिया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी 0 है। जैसे जैसे हमने थोड़ा सा जो है अपना इनपुट यानी कि लेबर एम्प्लॉय करना शुरू किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने लगा। अब हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो हमारा होता है एक्चुअली ये पहले इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? फर्स्टली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, then increases at a decreasing rate, increases at a decreasing rate, becomes constant at maximum, then starts falling. यही चीज हमें इस डायग्राम में देखने को मिल रही। देखो इतना चेंज किया तो इससे इतना मिला हमें, फिर हम इतना ही चेंज करेंगे तो इतना मिलेगा, इसमें इतना चेंज आने की वजह से देखिए हुआ ना, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, थोड़ा बड़ा बढ़ते 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 ज्यादा बड़ा। अब इसके बाद जो है ये रेट डिक्रीजिंग हो जाएगा, कम हो गया डिस्टेंस। उसी तरीके से अब देखो और कम हो गया, जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक ये डिक्रीज होता रहेगा। ये पॉइंट जो हमारा है ये मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद अगर आप और लेबर भी एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये इतना ही रह रहा है अनटिल हियर। यहां से आगे अगर आप फर्दर लेबर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्लाइन होने लग जाएगा। ये डिक्लाइन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ लेबर जो है आपका आने की वजह से मे बी ओवर क्राउडिंग हो सकती है, या और भी फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे लॉ में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि टोटल प्रोडक्ट starts from the origin when there is no labor or no input, then it increases with the increasing rate, then starts increasing at a decreasing rate, reaches a maximum and then starts falling, ठीक है? तो ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट जो है हमें पता ही है कि ये क्या होता है, जो हमारा टोटल आउटपुट है प्रोड्यूस हुआ है विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट जो हमारा होता है
ये होता है आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ लेबर। आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर से मतलब है कि अगर 50 लेबर एम्प्लॉयड है और उसने 500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, तो एक लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करके। तो एवरेज प्रोडक्ट हमें यही बताता है कि टोटल प्रोडक्शन में से एक लेबर की जो है प्रोडक्शन कितनी है। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट जो है ये निकलता है, कैलकुलेट होता है फ्रॉम टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जितना है अपॉन में जितनी टोटल लेबर या फिर जितना टोटल इनपुट यूज हुआ है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि अभी हमने अपनी एक एग्जांपल कंसीडर की थी जहां पे हमने टोटल प्रोडक्ट जो है एज्यूम किया था बी 500 और हमारी लेबर हमने क्या एज्यूम की थी? लेबर हमने एज्यूम की थी 50। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज प्रोडक्ट हमें क्या बताता है? एवरेज प्रोडक्ट हमें बताता है आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर यूनिट ऑफ लेबर। तो अब हम एवरेज प्रोडक्ट का भी जो है कर्व देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है। ये लिख देते हैं हम, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन। जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है, अगेन ये भी ओरिजिन से स्टार्ट करता है। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब है कि एट 0 यूनिट्स ऑफ लेबर और इनपुट देयर विल बी 0 प्रोडक्शन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट में जो है दो रेट थे, पहले इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट में। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट में इट इंक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट। Average product increases at a decreasing rate, starts from the origin, increases at a decreasing rate, reaches its maximum and then starts falling. अब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे ही क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जब हम टोटल प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम और लेबर एक साथ लगा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पर लेबर का जब देख रहे हैं तो एक लेबर की एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक लेबर जो है इतना ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा कितना ही वो काम करेगा, राइट? उसकी अपनी एक लेवल होता है, एक लेवल के बियॉन्ड जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। इसीलिए ये इंक्रीज करती है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। वो ऑलरेडी एफिशिएंट है, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में हम जितने भी इनपुट्स लेते हैं वो ऑलरेडी एफिशिएंट होते हैं। इसलिए जब मोर और मोर लेबर आएगी तो वहां पे स्पेशलाइजेशन जरूर होगी। स्पेशलाइजेशन होने की वजह से जो है हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट ही इंक्रीज करेगा। देन इट विल रीच अ मैक्सिमम, जहां पे उनका एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब इसके बाद जो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट या हम और ज्यादा जो काम है नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है इतना काम उनसे हो गया कि अब वो थक गए, थक जाते हैं या कुछ और परेशानी हो रही है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो रही हैं उनको, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रह रही है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से एवरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने लग जाता है। तो as long as total product increases, average product starts increasing. When total product starts falling, average product starts falling as well. ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट का, यानी कि एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती थी? यूटिलिटी derived from the consumption of an
एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, है ना। उसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर और इनपुट। जब हम एक और यूनिट लेबर की या फिर इनपुट की एम्प्लॉय करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भाई कितने इंक्रीज हो रहा है, वो हमें वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। तो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर, ठीक है। या फिर चेंज को सिंस हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि से आपके पास 6 यूनिट्स ऑफ लेबर थी, 6 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है 80 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। अब यही जो है लेबर इंक्रीज होके 8 हो गई, इस वजह से प्रोडक्टिविटी में कितना इंक्रीज हुआ, 80 से 100 हो गया। तो अब हमें अगर 7 कर देते हैं इसको, तो अब अगर हमें इस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम निकालेंगे 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 हमें क्या देगा, चेंज देगा, है ना। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, राइट। उसी तरीके से टोटल प्रोडक्ट पहले कितना था, 80 था, और अब कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम चेंज निकालेंगे तो हमने देखेंगे कितना आएगा, 100 माइनस 80 20, तो 20/1 कितना रह जाएगा, 20। देयरफॉर यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एडिशनल यूनिट विल बी 20 यूनिट्स, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ है वो किस तरीके से दिखता है, MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो है कुछ इस तरीके से। MP कर्व क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो MP कर्व जो है, पहले तो MP कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखेंगे कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्टिविटी रहती ही है, जो पहला लेबर फर्स्ट लेबर एम्प्लॉय हुआ होगा उसकी भी कुछ ना कुछ रहेगी, इसलिए MP प्रोडक्ट हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। तो ये पहले राइज करता है, इट राइजेस इनिशियली, ठीक है, रीचेस अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। अब जो इसका ये पॉइंट है जहां पे ये जीरो हो जाता है, जहां पे फॉल करके ये जीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारा टीपी कर्व होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब टीपी कर्व मैक्सिमम हो गया, इसके बाद हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट। तो जब हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही नहीं तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है कि अगर उसके बाद और लेबर एम्प्लॉय होगा तो वो जीरो ही रहेगी। इसलिए जब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, तो हमारा जो MP होता है वो जीरो हो जाता है। उस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। व्हेन TP falls, MP becomes नेगेटिव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो थैंक यू।